दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2015 का फिजिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन। नीट में फिजिक्स के 45 प्रश्न आते हैं। इससे पहले हम 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे 31 से। तो ये है 31वां प्रश्न। एक तार का आकार यहाँ आरेख में दर्शाया गया है। इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। तार के रेखीय भाग बहुत लंबे हैं और एक्स अक्ष के समांतर हैं। तार का अर्धवृत्ताकार भाग YZ समतल में है और इस भाग की त्रिज्या कैपिटल R है। तो बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये है हमारा आरेख। ये क्या है? Z अक्ष है, ये Y अक्ष है और इसके लंबवत ऊपर की साइड में होगा X अक्ष। तीनों ही अक्ष हमारे एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये जो तार है धारावाही चालक, ये एक्स अक्ष के समांतर है। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये हमारा O पॉइंट है। इस अर्धवृत्ताकार की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R। तो ये O पॉइंट पर इसके द्वारा और इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये हमें गणना करनी है। तो कोई धारावाही चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। कोई बिंदु P है। इस बिंदु पर इस धारावाही चालक के कारण इस O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसके लिए हम इससे लंबवत दूरी देखते हैं। ये अगर D हो, ये अगर अल्फा हो, ये अगर बीटा हो, तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दिया जाता है। सूत्र μ0/4π इंटू आई अपॉन लंबवत दूरी D है और साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा ले लें या अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ले लें। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस तार के कारण इस O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 मान लें और इसके कारण B2 मान लें और ये जो होगा वो B1 के ही बराबर होगा। तो ये B1, ये B1। अब O बिंदु पर टोटल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? B बराबर B1 यानी 2B1 प्लस B2। अब B1 B2 ज्ञात करने के लिए या गणना करने के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ O बिंदु पर निकाल रहे हैं तो ये बहुत लंबा है, तो इसका जो कोण होगा अल्फ़ा 1 अगर लें तो 0 हो जाएगा और अल्फ़ा 2 लें, बहुत दूर से आ रहा है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए? 90 हो जाएगा। ये बहुत ही दूर से आ रहा है। तो B1 बराबर होगा μ0/4π इंटू आई अपॉन लंबवत दूरी हमारी R है, साइन अल्फ़ा 1 0, ये लंबवत दूरी है, ये अगला हम ले नहीं रहे हैं, और अल्फ़ा 2 हमारा 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा V1 μ0/4π आई अपॉन R। अब इस अर्धवृत्ताकार कुंडली के कारण सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो इसके लिए हमारा आता है, ये हमारा अगर थीटा है, ये हमारी वृत्ताकार कुंडली है और इसकी सेंटर पर जो थीटा कोण बना रही है, तो फिर इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा μ0/4π इंटू आई अपॉन R इंटू थीटा। तो अब ये हमारा अर्धवृत्ताकार चालक है, तो यहाँ से B2 निकाल लेंगे। तो B2 हो जाएगा हमारा μ0/4π आई रही और R त्रिज्या है ही है हमारी। थीटा जो होगा वो होगा ये पूरा कोण और ये है 180 अंश और इसको हम पाई में बदलें तो पाई के बराबर है। अब इनमें दिशा क्या होगी? इस O बिंदु पर इस एक्स अक्ष के समांतर धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो
ये एक्स अक्ष के समांतर है तो इसकी लंबवत होगी नीचे की साइड, और एक्स अक्ष के लंबवत हमारा क्या है, जेड है, और जेड के अपोजिट में नीचे जा रहा है, तो जेड की दिशा में हमारा यूनिट वेक्टर होता है के, और नीचे जा रहा है तो ये माइनस के हो जाएगा। तो B1 जो होगी वो दिशा के एतबार से माइनस के होगी। अब ये हमारा अर्धवृत्ताकार है, वाईजेड प्लेन में है, तो इसकी लंबवत होगी एक्स अक्ष की बिल्कुल अपोजिट साइड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगी -I। अब टोटल चुंबकीय क्षेत्र जोड़ है तो ये हो जाएगा 2B1, और B1 है μ0I/4πr -k कैप प्लस B2, तो B2 है हमारा ये μ0/4πr × I पाई -I। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, μ0 कॉमन है, 4π अपॉन में कॉमन है, r कॉमन है, ऊपर I कॉमन है, और दोनों में ही माइनस है तो माइनस भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बचेगा 2k, प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया है, यहाँ से बचेगा πI। तो ये आ गया है O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखते हैं ऑप्शन में, ये सी ऑप्शन में है B बराबर -μ0/4πI/r πI + 2k, तो सी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिज्या r की वृत्ताकार कक्षा में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है, इससे केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखें, r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में गति करता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, हम E मानते हैं इसको। 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ये हमारी आवृत्ति हो गई है, 1/t है, तो ये हमारा दिया गया है n चक्कर लगाता है 1 सेकंड में, यही आवृत्ति कहलाती है। अब केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो ये धारावाही चालक की तरह काम करेगा। तो इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र अगर ये O है तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये हम निकालते हैं। ये होता है μ0/4π × I/, इसकी त्रिज्या अगर स्मॉल r है तो ये r हो गया, इससे लंबवत दूरी, × थीटा, तो ये हो जाएगा μ0/4π। I की वैल्यू कितनी होगी यहाँ देखते हैं। I बराबर होता है Q/T। Q हमारा आवेश है, T आवर्तकाल T है। I बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/T, 1/T हमारा दिया गया है n, तो I की वैल्यू आ जाएगी n E। ये E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो I की जगह हम लगा देंगे NE। थीटा ये पूरा कोण हमारा माना जाएगा, ये होता है 2π/r, 2 से कट गया 4, 2 दूनी 4, पाई से पाई कट गया, तो ये आ जाएगा हमारा μ0NE/2r, μ0NE/2r, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। स्मॉल a भुजा का एक वर्गाकार चालक फ्रेम तथा I धारावाही एक लंबा सीधा तार आरेख में दर्शाए गए अनुसार एक ही समतल में है। ये आरेख हमारा, ये धारावाही लंबा सीधा तार है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ये हमारा A भुजा का वर्गाकार चालक फ्रेम है। यह फ्रेम दाईं ओर को एक स्थिर वेग v से गति करता है, इससे फ्रेम में प्रेरित विद्युत बल समानुपाती होगा। तो ये हमारा फ्रेम है, इसकी अक्ष धारावाही चालक से x इकाई दूर है और ये v वेग से गति कर रहा है। ये स्क्वायर है यानी वर्गाकार चालक है, इसकी भुजा a सेंटीमीटर है। तो ये है हमारा फ्रेम। इससे फ्रेम में प्रेरित विद्युत बल कितना हो, किसके समानुपाती होगा, वो हमें निकालना है। इसको हम PQRS मान लेते हैं। तो पहले हम PQ के दिस
विभवांतर निकालेंगे तो यहाँ से चालक से दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हमारी अक्ष तक है x और ये दूरी है हमारी a/2, यानी पूरी भुजा a है तो a/2 ये हो जाएगी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x है तो ये हो जाएगी x माइनस a/2। तो अब हम निकाल लेते हैं भुजा पी क्यू के अनुदिश विभवांतर। ये होगा हमारा b1 इंटू a इंटू बी, ये भुजा की लंबाई है, ये वेग है और ये b1 हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। b1 हो जाएगा μ0 इंटू आई चालक में प्रवाहित धारा अपॉन 2 पाई इससे लंबा दूरी ये वाली x माइनस a अपॉन 2 इंटू हो जाएगा AV। अब निकालेंगे SR के अनुदिश विभवांतर। ये हो जाएगा μ0 I AV अपॉन 2 पाई, दूरी है वो कितनी हो जाएगी यहाँ से, इस भुजा की यहाँ से चालक से दूरी हो जाएगी, यानी ये होगी हमारी x और ये होगी a/2, तो ये दूरी हो जाएगी x प्लस a/2। कुल विभवांतर निकालेंगे तो ये होगा PQ के अनुदिश विभवांतर माइनस SR के अनुदिश विभवांतर। तो ये आया है हमारा μ0 I AV अपॉन 2 पाई x माइनस a/2 माइनस μ0 I AV अपॉन 2 पाई अपॉन x प्लस a/2। इसमें से कॉमन ले लेंगे, हमारा ये आ जाएगा μ0 I AV अपॉन 2 पाई, ये आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस a/2 माइनस 1 अपॉन x प्लस a/2। इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा μ0 अपॉन 2 पाई I AV, इसका एलसीएम ले लेंगे x माइनस a/2 और x प्लस a/2, ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x कट जाएगा, 2a/2 2 कट जाएगा, a बचेगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा μ0 I VA स्क्वायर अपॉन 2 पाई x माइनस a/2 और x प्लस a/2। तो हम इसमें देख लेते हैं ऑप्शंस में किस रूप में दिया गया है। ऑप्शंस देखें तो ये दिया है 2x माइनस a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दो को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो इसके पूछा है समानुपाती, किसके समानुपाती होगा, तो ये 2 इधर आ जाएगा 2x माइनस a और 2x प्लस a, यहाँ पर ले लेंगे, सारे ही कांस्टेंट हैं, तो ये इसके समानुपाती आ जाएगा। तो यहाँ है हमारे डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है। किसी ऐसी स्रोत से जोड़ने पर एक प्रतिरोध R द्वारा P शक्ति ली जाती है। यदि इस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक प्रेरकत्व जोड़ने से प्रपथ की प्रतिबाधा Z हो जाती है तो ली गई शक्ति हो जाएगी। तो यह ऐसी स्रोत से जोड़ने पर प्रतिरोध R द्वारा P शक्ति दी जाती है, तो P बराबर हमारा दिया जाता है फॉर्मूला P बराबर VRMS रूट मीन वैल्यू स्क्वायर इंटू IRMS। ये हमारा पहला समीकरण बन गया है। अब इस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक प्रेरकत्व जोड़ने से प्रपथ की प्रतिबाधा Z हो जाती है। तो अब जब प्रेरकत्व को प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है तब हमारी शक्ति क्या होगी, P डैश मान लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी P इंटू कॉस फाई। P डैश प्रेरकत्व जोड़ने के बाद ली गई शक्ति है इंटू P कॉस फाई जो है वो हमारा R अपॉन Z स्क्वायर होता है। तो ये आ गया हमारा P इंटू R अपॉन Z का होल स्क्वायर। तो देखते हैं इसमें P R अपॉन Z स्क्वायर
तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 35वां प्रश्न है, ई ऊर्जा का विकिरण किसी पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है। यदि प्रकाश का वेग c हो तो इस पृष्ठ का स्थानांतरित संवेग होगा। तो विकिरण ऊर्जा में देखते हैं कि प्रकाश जो है फोटोन के रूप में आपतित होता है। तो हर फोटोन की विकिरण ऊर्जा क्या होगी, h न्यू के बराबर होती है। और h होता है हमारा प्लैंक नियतांक, और यहाँ पर c जो है प्रकाश का वेग है, और लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य है। तो ये हमारी हो जाएगी एस सी अपॉन लैम्डा। अब हम देखें विकिरण का प्रारंभिक संवेग कितना होगा, तो ये आ जाएगा पी आई बराबर एच अपॉन लैम्डा बराबर ई अपॉन सी। यहाँ से सी अपॉन में आ जाएगा, और एच लैम्डा हमारी क्या है, संवेग। अब देखते हैं परिवर्तित संवेग कितना होगा। परावर्तन के बाद क्या होगा, दिशा बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस एच अपॉन लैम्डा बराबर माइनस ई अपॉन सी। अब प्रकाश की जो तो कितना परिवर्तन होगा, पी आर माइनस पी आई माइनस ई अपॉन सी माइनस ई अपॉन सी, ये हो जाएगा माइनस टू ई अपॉन सी। ये जो माइनस टू ई अपॉन सी है ये हमारा संवेग परिवर्तन है। और यहाँ पूछ रहा है स्थानांतरित संवेग, तो ये हमारा स्थानांतरित संवेग जो होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा पी यानी प्रकाश का स्थानांतरित संवेग, ये हो जाएगा हमारा टू ई अपॉन सी। तो ये टू ई अपॉन सी बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है। अगला प्रश्न है, दो सर्वसम पतले समतल उत्तल लेंसों में प्रत्येक का आवर्तनांक 1.5 था, प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इनको इस प्रकार रखा गया है कि इनके उत्तल पृष्ठ केंद्र पर एक दूसरे के संपर्क में है। दोनों लेंसों के बीच के खाली रिक्त स्थान को 1.7 आवर्तनांक के तेल से भर दिया गया है। इस प्रकार बने संयोजन की फोकस दूरी होगी। इस तरह के दो पतले समतल उत्तल लेंस हैं जो उत्तल पृष्ठ ये हमारे संपर्क में है केंद्र पर। अब ये संयोजन हमारा बनता है दो समतल उत्तल लेंसों का। अब इसमें बीच में खाली जगह है, यहाँ तेल भर दिया गया है। तो इन दोनों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं, इन दोनों के पदार्थ का आवर्तनांक भी समान है, तो इनकी फोकस दूरी भी समान होगी। तो इसकी फोकस दूरी हम मान लेते हैं f। अब इसमें जो खाली जगह है इसमें तेल भरा हुआ है, इसका आवर्तनांक 1.7 है और इसका आवर्तनांक 1.5 है कांच का। तो हम पहले इसकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं, ये है 1/f। लेंस की फोकस दूरी है μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ से देखें तो पदार्थ का निकाल रहे हैं, आवर्तनांक 1.5 माइनस 1। यहाँ समतल साइड की वक्र त्रिज्या इन्फिनाइट होगी और इसकी जो वक्र त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर, 1/20 ये प्लस में होगी। ये आ जाएगी हमारी 0.5, 1/20, दशमलव हटा दें 0 लगा दें तो ये आ जाएगी 1/40, 5 चौक 20 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। ये है हमारी लेंस की। अब हम निकालते हैं फोकस दूरी पदार्थ जो तेल भरा हुआ है उस भाग की। μ1.7 माइनस 1 हो जाएगा। ये जो पदार्थ है तेल भरा हुआ है ये अवतल लेंस की तरह बनेगा, इसकी वक्रता त्रिज्या और इसकी वक्रता त्रिज्या भी 20 होगी। इसकी r1 माइनस हो जाएगी, r2 प्लस की 20 हो जाएगी। तो इसमें लगाते हैं r1 माइनस के 20, r2 प्लस के 20। इसको सॉल्व कर लें, 0.7 अपॉन ये जुड़ जाएगा, यही माइनस तो माइनस के 2/20।
2 से कट जाएगा 2 दही 20, ये हो जाएगा माइनस का 7/100, दशमलव हटा दिया, 0 बढ़ा दिया। अब निकालना है संयोजन की फोकस दूरी, तो ये हमारी है 1/f बराबर, इन दोनों को जोड़ दिया गया तो ये हो जाएगा 1/f लेंस, ये 2 है, प्लस 1/f जो तेल भरा हुआ है उसकी, इसकी वैल्यू आ गई है 2 गुणा 1/40 हो जाएगा, ये माइनस के हैं 7/100, 2 से ये कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4, यहाँ से एलसीएम ले लिया 100, 20 पंजे 100, 5 एकम 5 माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस के 2/100, तो एफ आ जाएगी 100/2, माइनस के हैं ये 2 का भाग दे देंगे 50, माइनस की 50 सेंटीमीटर, माइनस के 50 सेंटीमीटर, ये सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में किसी एकल झिर्री की चौड़ाई ए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि की है, यानी इसकी चौड़ाई ए जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चौड़ाई कोटि के बराबर है। इस झिर्री पर लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य की एक वर्णीय प्रकाश की समांतर कणपुंज आपतित होने से परिवर्तन उत्पन्न होता है। यदि झिर्री से पर्दे की दूरी डी हो तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होगी। इसको इस फिगर से समझते हैं। अगर ये हमारा पर्दा है, पर्दे की दूरी डी, झिर्री की चौड़ाई ए, तो यहाँ से अगर लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश समांतर कणपुंज आपतित हो रही है तो यहाँ पर y दूरी पर प्रथम निम्नलिखित बनता है हमारा, ये हमारी ए है और ये डी है। ये अगर थीटा है तो देखते हैं, ये होता है ए साइन थीटा बराबर एन लैम्ब्डा, जहाँ लैम्ब्डा जो है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। यहाँ प्रथम निम्नलिखित ले रहे हैं तो एन की वैल्यू फर्स्ट हो जाएगी, तो प्रथम निम्नलिखित के लिए ए साइन थीटा बराबर लैम्ब्डा, यानी एन बराबर 1 हो जाएगी। अब इस त्रिभुज में ले रहे हैं तो ये हमारा डी है, ये वाई है, तो अगर थीटा बहुत छोटा है, यानी थीटा हम बहुत छोटा माने, तो ये लगभग डी के बराबर आ जाएगी। ये जो कर्ण है वो डी के बराबर होगी जब थीटा बहुत कम हो। तो ये अगर ए बी सी ले लें तो त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर ये होता है लंब बटे कर्ण, तो y/d हो जाएगा। और साइन थीटा यहाँ से लें तो यहाँ से हमारा साइन थीटा λ/a। तो पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा ये हो गया। समीकरण 1 व 2 से साइन थीटा λ/a बराबर हो गया साइन थीटा y/d, तो y बराबर आ जाएगा d(λ/a). अब ये जो है एक साइड की है उच्चिष्ट, अब हमारी पूरी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये 2y के बराबर होगी, तो 2 गुणा y की वैल्यू है d(λ/a), तो ये आ गई केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। ऑप्शन में है 2da, ये गलत है, 2d(λ/a), तो ए ऑप्शन में दिया गया, ए ऑप्शन ही हमारा सही है। किसी द्विझिरी प्रयोग में दो झिर्रियों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और पर्दा उनसे 1 मीटर दूर रखा गया है। प्रयुक्त एक वर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 500 नैनोमीटर है। प्रत्येक झिर्री की चौड़ाई कितनी होगी यदि एकल स्लिट यानी झिर्री पैटर्न के केंद्रीय उच्चिष्ट में द्विझिर्री के 10 उच्चिष्ट प्राप्त हो सकें। तो ये दो झिर्रियों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर, पर्दे की दूरी 1 मीटर, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 500 नैनोमीटर। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अभी हमने निकाली पिछले प्रश्न में 2λ/d/a,
और द्विध्रुवी के उच्चिष्ट की चौड़ाई होगी हमारी डी लैम्डा अपॉन डी। अब यहाँ पर 2 लैम्डा डी अपॉन ए, यानी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई में द्विध्रुवी के उच्चिष्ट की चौड़ाई जो होगी वो 10 उच्चिष्ट की होगी। तो डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी ये आपस में बराबर है। डी से डी कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 पंजे 10। ये हो गया 1/a बराबर 5/d। ए की वैल्यू निकालना है तो a बराबर d अपॉन 5। डी की वैल्यू है हमारी 1 मिलीमीटर, तो 1/5। 5 से डिवाइड कर दें, 0.05 दूनी 10, 0.2 मिलीमीटर। यह 0.2 मिलीमीटर, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। 39वां प्रश्न है, किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण a है और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक cot a/2 है। इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो हम जानते हैं कि अगर प्रिज्म का अपवर्तक कोण a है तो पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर होता है sin a प्लस dm/2, जहाँ dm जो है वो न्यूनतम विचलन कोण होगा, अपॉन sin a/2। अब अपवर्तनांक भी दिए गया, इसमें अपवर्तनांक है cot a/2, तो ये हो जाएगा cot a/2 बराबर sin a प्लस dm/2 अपॉन sin a/2। cot होता है cos बटे sin, तो cos a/2 अपॉन sin a/2 ये हो जाएगा cot a/2 के बराबर। तो ये बराबर होता है sin a प्लस dm/2 अपॉन sin a/2। sin a/2 से sin a/2 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा cos a/2 बराबर sin a प्लस dm/2। cos को sin के बराबर करने के लिए ये इसको बदल देते हैं π/2 में, तो sin π/2 माइनस a/2 ये चीज़ cos a/2 के बराबर होगी, और इधर बराबर दिया गया है a प्लस dm/2। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो इस तरीके से π/2 माइनस a/2 बराबर हो जाएगा a प्लस dm/2। 2 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो 2 से 2 कट जाएंगे, तो पाई माइनस a बराबर a प्लस dm। ये हमारा न्यूनतम विचलन है, तो dm बराबर a इधर माइनस में आ जाएगा, तो पाई माइनस a माइनस का a माइनस और हो जाएगा, तो माइनस के 2 हो जाएगा। और पाई की वैल्यू कोण में 180 डिग्री के बराबर होती है, तो ये आ जाएगा न्यूनतम विचलन 180 माइनस 2a। तो न्यूनतम विचलन कोण 180 माइनस 2a, तो बी ऑप्शन इसका सही है। किसी धातु के पृष्ठ को लैम्डा तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है। इस प्रकाश के प्रकाश विद्युत धारा के लिए निरोध विभव 3 V0 है। यदि इस पृष्ठ को 2 लैम्डा तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से प्रदीप्त करने पर निरोध विभव V0 है, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए इस पृष्ठ की दहली आवृत्ति होगी। तो प्रकाश विद्युत की समीकरण से ये होता है h nu बराबर W प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ V0 हमारा निरोध विभव है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। W हमारा कार्यफलन है और न्यू है आवृत्ति। तो hc अपॉन लैम्डा, यानी ये लैम्डा तरंगदैर्घ्य हो तो आवृत्ति न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा होगी, तो W प्लस EV0। अब लैम्डा तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है, तो निरोध विभव कितना है 3V0। तो अगर तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू W प्लस E
और v जो निरोधी विभव है 3v0 है, तो 3v0। ये समीकरण 1। अब यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 2 लैम्डा है, यानी यहाँ लैम्डा क्या हो, Sc/2 लैम्डा हो, तो W प्लस E निरोधी विभव हमारा V0 ही रहता है। समीकरण 2 हो गया। यहाँ से 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 2 हट जाएगा, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो Hc/लैम्डा बराबर 2W प्लस 2eV0। इसकी वैल्यू हम इसके बराबर, ये है W प्लस 3eV के बराबर है, तो ये हो जाएगा Sc/लैम्डा की वैल्यू W प्लस 3eV0 इक्वल टू 2W प्लस 2eV0। यहाँ से 2eV है, ये 3eV है, इधर घटा देंगे, W इधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा 3eV0 माइनस 2eV0 बराबर 2W माइनस W, तो ये आ जाएगा WeE0। कार्यफलन हमारा आ गया है W बराबर eV0 के। इसको नोट कर लें। W की वैल्यू हम समीकरण 1 में लगा रख देते थे। समीकरण 1 से समीकरण 1 है Sc/लैम्डा बराबर ये W प्लस E3V0, तो W की वैल्यू आ गई eV0 प्लस 3eV0, तो Hc/लैम्डा बराबर आ गया 4eV0। इस प्रकार दहली तरंग दैर्ध्य हो जाएगी हमारी Hc/कार्यफलन यानी W। Sc की वैल्यू हमारी आ गई है 4eV0 और W की वैल्यू eV0। यहाँ से देखें Sc की वैल्यू ये बराबर है 4eV0 लैम्डा, यानी ये लैम्डा की इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो Sc की वैल्यू आ जाएगी 4eV0 लैम्डा, eV से कट गया, तो ये आ जाएगी दहली तरंग दैर्ध्य 4 लैम्डा के बराबर, यानी दहली तरंग दैर्ध्य हमारी होगी जो लैम्डा तरंग दैर्ध्य का 1 प्रकाश से 4 गुना, तो ये है 4 लैम्डा के बराबर। बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख किसी कण के संवेग तथा संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के परिवर्तन को दर्शाता है? तो दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कण के संवेग के, यानी तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो संवेग घटेगा और अगर तरंग दैर्ध्य घटेगी तो संवेग बढ़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं ग्राफ, यहाँ से देखें कि तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है तो संवेग भी बढ़ रहा है, तो ये नहीं है। यहाँ से देख रहे हैं कि संवेग जो है घट रहा है, नीचे आ रहा है जब तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, तो इसी में है संवेग और तरंग दैर्ध्य का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है। सी ग्राफ में देख रहे हैं कि अगर संवेग 0 हो गया है तो जो लैम्डा है वो अधिकतम है, अगर हमारा संवेग 0 हो जाता है तो फिर लैम्डा क्या होगी, इन्फिनाइट आ जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें है संवेग बढ़ रहा है लैम्डा के साथ साथ, तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कण के संवेग और दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के परिवर्तन को दर्शाने वाला जो ग्राफ है वो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अनापेक्षिकीय उपगमन के उपयोग से हीलियम He+ की तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल होगी। तो He तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E3 बराबर होती है -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ वैल्यू रख दें -13.6 इंटू Z की वैल्यू इसमें दी गई है 2
तो 2 का स्क्वायर, n की वैल्यू 3 तृतीय कक्षा में है, 3 का स्क्वायर, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की। तो ये बराबर आ जाएगी -13.6 इंटू 4/9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अब बोहर मॉडल के अनुसार हीलियम की तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। ये होगी -12 mv²। यहाँ me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, तो ये बराबर होगी -12 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v²। यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे, ये इसके बराबर होगी इस ऊर्जा के। देखते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v² बराबर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया है, तो 13.6 इंटू 4/9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ से v² की वैल्यू निकालना है, तो ये आ जाएगा 2 इधर का मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 13.6 × 4 × 1.6 × 10⁻−19 बटे में आ जाएगा ये 9, और ये आ जाएगा 9.1 × 10⁻−31। इसको सॉल्व कर लें, 10⁻31 है, ये इधर जाएंगे तो 12 हो जाएगी, 10 पे घात प्लस की 12 आ जाएगी, ये घात है माइनस की ऊपर प्लस की हो जाएंगी, घट जाएंगी 12 बचेंगी प्लस की। 9.1 है, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा v² बराबर 2 4 दूनी 8 128 × 136 बटे 9 एकम 9 9 में 81 13.6। अब इसको हम हल करके अगर हम वर्गमूल ले रहे हैं तो v की वैल्यू आ जाएगी 1.46 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो इसमें ऑप्शन देख रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन इसका सही है। यदि Al 27 13 यानी परमाणु क्रमांक 13 है और इसका परमाणु भार 27 है कि नाभिक की त्रिज्या Ral हो, यानी एल्यूमिनियम की त्रिज्या हमारी Ral से दिखाई दी है, तो फिर 125 परमाणु भार और 53 परमाणु क्रमांक Te नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी लगभग। तो नाभिक की त्रिज्या जो है हमारी परमाणु भार के क्यूब रूट के बराबर अनुक्रमणपाती होती है। अब इसे हम R1 R2 अगर ले लें तो ये बराबर हो जाती है Z1/Z2 के क्यूब रूट के बराबर। अब R1 हम मान लेते हैं Ral, तो RAL/RTE बराबर हो जाएगी, Ral का जो परमाणु भार है वो 27 बटे Te का परमाणु भार 125 इसका क्यूब रूट। अब यहाँ से क्यूब रूट ले लेते हैं, 27 का क्यूब रूट हमारा 3 होगा और इसका होगा 5, और तो Ral बराबर हो जाएगी 3/5 RTE। Ral हमारी दी गई है, RTE निकालना है, तो RTE बराबर हो जाएगी 5 5 दे जाएगा 3 बटे जाएगा 5/3 Ral 5/3 RAL, ये कितनी दी गई है RL ही हो, तो यही हमारी आंसर आ जाएगा कि RL के 5 गुने की तिहाई होगी। तो लगभग
TE नाभिक की जो त्रिज्या होगी वो 5/3 ReL, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। दर्शाए गए चित्र के अनुसार एक पीएन संधि पर 10 वोल्ट का एक वर्ग निवेश संकेत लगाया गया है, तो RL के सिरों पर निर्गत होगा। तो ये जो है वो हमारा पीएन संधि डायोड है, 10 वोल्ट का एक वर्ग निवेश संकेत लगाया गया है। तो इसका जो निर्गत RL के सिरों का जो निर्गत होगा वो प्लस में होगा, तो प्लस हमारा वोल्ट दिया है 5 वोल्ट, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित गेटों का संयोजन किस गेट को निरूपित करता है? तो देखते हैं ए और बी ये दिए गए हैं, Y1 Y2 है, ये Y आउटपुट है। तो इसकी सत्यता सारणी बना देते हैं। अगर ए हमारा 0 है और बी भी 0 है तो Y1 हमारा क्या होगा, 1 होगा, और ये y हमारा निकल के आएगा वो 0 हो जाएगा, 1 + 1 क्या होगा, 0। अब अगर इसमें a 0 है, b 1 है, तो फिर इसका इन्वर्स 0 का 1 और b का हो जाएगा Y2 0। तो फिर ये Y1 + Y2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये अगर 1 है, ये 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इनका भी आउटपुट क्या होगा, 0 आएगा। अगर ये 1 है, ये भी 1 है, तो Y1 0 Y2 0, और इनका जो y आएगा Y1 + Y2 0 आएगा, और उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सत्यता सारणी से देख रहे हैं कि अगर हमारे दोनों इनपुट अगर उच्च हैं तो फिर आउटपुट भी क्या होगा, उच्च होगा, और अगर इनमें से कोई एक भी अगर 0 होता है इनपुट, तो आउटपुट हमारा 0 आता है। तो फिर ये क्या होगा, एंड गेट को दर्शाएगा। तो देखें इसमें ऑप्शंस में क्या है, सी ऑप्शन में है एंड गेट, तो सी ही ऑप्शन हमारा सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। हमारे वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें, और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलसिता हमारा।